हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम का फर्स्ट मेथड यानी कि वैल्यू एडेड मेथड। और इस मेथड को डिस्कस करने से पहले हम लॉजिक भी समझेंगे कि ये मेथड्स के नाम कैसे कैसे इवॉल्व हुए। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। तो देखिए, पहले समझते हैं हम लॉजिक को। लॉजिक यानी कि मेथड्स जितने भी बने हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो उसके लिए मैं आपको एक रिमाइंड करवाना चाहूँगी एक टॉपिक, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपने 3 फेजेस देखे थे। पहला था प्रोडक्शन फेज, जिसकी वजह से इनकम जनरेशन होती है, ठीक है। और इनकम फेज की वजह से यानी कि इनकम जनरेट होती है इकोनॉमी में, तो लोग खर्चा करते हैं, तो एक्सपेंडिचर की वजह से अगेन क्या होता है, फिर से इनकम जनरेशन होती है, प्रोडक्शन जो कर रहा है उसकी। तो ये अल्टीमेटली ये तीनों फेजेस जो हैं आपस में डिपेंडेंट रहते हैं और इसी की वजह से नेशनल इनकम के मेथड्स बने। अब यहाँ पे मैं आगे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो टास्क है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, ये इंडिया में मिला है CSO को। ये जो CSO है ये अपने आप में एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बात करते हैं तीनों मेथड्स के नाम की। तीनों मेथड्स का नाम है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आप नोटिस करो तो ये तीनों मेथड्स का नाम जो बना है ये फेजेस के अकॉर्डिंग बना है। पहला वैल्यू एडेड मेथड जो है वो प्रोडक्शन फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें हम प्रोडक्शन में क्या करते हैं, रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा इनकम मेथड जो कि इनकम जनरेशन फेज से रिलेटेड है, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो तीनों फेजेस के अकॉर्डिंग ही तीन हमारे पास आ गए, 3 मेथड्स। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में अगर कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि तीनों मेथड्स को यूज़ करते हुए नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, तो आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली ना, देखो, आप जब आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से है ये बात, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास टोटली फुल्ली ना है, हमें नहीं पता कि लोगों के पास इनकम कितना है, कुछ कुछ लोगों की इनकम हमारे पास हिडन फॉर्म में है, लोग हाइड भी कर लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आंसर मैच करे, लेकिन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आंसर ज़रूर मैच करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जब हम बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड की, तो उससे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होता क्या है पहले ये समझते हैं कि कभी कभी नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए जब हम किसी भी कमोडिटी की वैल्यू 2 बार काउंट कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक एरर है, एक डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को हमने नाम दिया प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्योंकि नेशनल इनकम का सीधा सीधा सा फंडा होता है, वो बोलता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करो। तो जब हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो ऐसे में लोग क्या है, डबल काउंट भी कर लेते हैं, है ना। अब उसको इरेडिकेट करने के लिए 2 मेथड्स आए, वन इज़ फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। तो फाइनल आउटपुट मेथड का मतलब बस सिंपल सा इतना है कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई भी इकोनॉमी में जो भी आप चीज़ बना रहे हो उसमें जो फाइनल आउटपुट है ना, जो फाइनली आपने कंज्यूमर के लिए डेडिकेट करते हुए बनाया, आप उसी की वैल्यू ऐड करोगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की। यानी कि समझिए, फार्मर ने सपोज करो कॉटन ग्रो किया, कॉटन जो है आगे सेल आउट हो गया थ्रेड इंडस्ट्री में, थ्रेड इंडस्ट्री वाले ने क्या किया, क्लोथ इंडस्ट्री में सेल आउट कर दिया थ्रेड को, जिससे कि क्लोथ बन गया और क्लोथ की हेल्प से बन गई शर्ट। अब क्या हुआ कि मार्केट में जो फाइनल कंज्यूमर है, मतलब जो हमारा फाइनल गुड है वो है शर्ट, तो शर्ट गया तो लोग जो है शर्ट की ही वैल्यू, मतलब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ शर्ट की ही वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। ये इसका पर्पज़ है या ये इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप खुद बताइए कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता है, आप ये नहीं कह सकते कि एक इंडस्ट्री ने, अगर कॉटन इंडस्ट्री ने आगे कॉटन को सेल करा है तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो कॉटन जो है वो आगे एज अ रॉ मटेरियल ही यूज़ हुआ हो। क्या पता किसी ने कॉटन को फाइनल गुड की तरह भी ट्रीट कर लिया हो। तो यहाँ पर कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से हमारा जो दूसरा इफेक्टिव मेथड है वो है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या है, इसको हम डीपली समझेंगे क्योंकि ये एक तरह से इसी मेथड को हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, वैल्यू एडेड मेथड ये कहता है कि ये जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं ना, जैसे एक कोई प्रोडक्शन यूनिट कॉटन बना रही है तो कोई थ्रेड बना रही है तो कोई क्लोथ बना रही है, तो हर एक प्रोडक्शन यूनिट जो है कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल पे वैल्यू ऐड कर रही है, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचिए कि जिस जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने शर्ट के लिए अगर क्लोथ परचेज़ किया है तो क्लोथ वाली इंडस्ट्री अपनी क्लोथ में वैल्यू जो है
वो रॉ मटेरियल की भी तो इंक्लूड करेगी सेल आउट करने से पहले। मतलब क्लोथ को वो सेल आउट कर रही है शर्ट बनाने वाली इंडस्ट्री के पास, तो ऑटोमेटिकली उस क्लोथ वाले गुड में क्लोथ का जो वैल्यू है रुपीज़ हैं, वो उसमें तो थ्रेड का ऑलरेडी वैल्यू इंक्लूडेड होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगेन काउंटिंग बार बार हो जाती है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड का मतलब ये है कि आप हर एक प्रोडक्शन यूनिट में पहले ही रॉ मटेरियल की वैल्यू को माइनस करके चलोगे, क्योंकि ऑलरेडी जो इंडस्ट्री थ्रेड की इंडस्ट्री है उसने आगे सेल आउट किया, तो वो क्या है, वो नेशनल इनकम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो CSO है, वो क्या कर रही है, वो सीधे सीधे थ्रेड इंडस्ट्री से कॉन्टेक्ट करके ये पॉइंट आउट ले रही है, ये आइडिया ले रही है कि आपने अपना थ्रेड जो है कितने में सेल आउट किया आगे चल के। ठीक है, तो वो सीधा सीधा बता देंगे भाई हमने इतना का थ्रेड सेल किया। उससे क्या हुआ, उन्हें थोड़ी पता है कि उन्होंने आगे जिसको भी थ्रेड सेल किया है उसने फाइनल गुड की तरह उसको ट्रीट किया है या फिर रॉ मटेरियल की तरह, इसलिए वहाँ से डेटा पूरा ले लिया जाता है। फिर इसी तरह क्लोथ इंडस्ट्री से भी पूरा डेटा ले लिया जाता है, लेकिन फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हम रॉ मटेरियल की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो सीधा सीधा हम सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड को वैल्यू जितनी ऐड हुई है उसी को लेते हैं। अब देखो मैं मेथड को अभी और ढंग से समझाऊंगी, उससे पहले आप ये याद रखिए कि वैल्यू एडेड मेथड को इन सारे नाम से भी बोला जाता है, जिससे कि क्वेश्चन में अगर आपके पास किसी और अदर नेम से भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको ईजिली डील कर पाओ। अब देखो वैल्यू एडेड मेथड क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो भी इंडिविजुअल फर्म होती हैं उसमें ना हर एक वैल्यू एडेड, मतलब हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं कि हम सीधा सीधा हर एक इंडिविजुअल फर्म जो भी वैल्यू ऐड करती है उसका सम टोटल ले लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि नेशनल इनकम जो है वो सीधा सीधा डबल काउंटिंग के बिना ही हमारे पास एक मटेरियल आ जाता है या एक डेटा आ जाता है कि भाई ये सारा वैल्यू एडेड का डेटा है कि एक एक इंडस्ट्री ने जितना जितना वैल्यू ऐड किया और ऑटोमेटिकली डबल काउंटिंग हुई नहीं। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो जैसे कि किसी ने क्या किया, फॉरेस्ट से वो वुड लेकर आया और उसने क्या किया, वुड को आगे सेल आउट कर दिया। ठीक है, अब उसने आगे सेल आउट कर दिया एक फर्नीचर की शॉप पर जो कि फर्नीचर बनाता है। तो फर्नीचर बनाने वाला क्या करेगा, वुड को कन्वर्ट कर देगा चेयर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, जो नेशनल इनकम का डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है वो तो सीधा सीधा उसके पास जाएगा, वुड वाले के पास, क्योंकि वो भी अपनी एक शॉप लेके बैठा है वुड सेल आउट करने के लिए। वो पूछेगा सीधे सीधे कि भाई आपने कितने का वुड जो है आगे सेल आउट किया, वैल्यू ऑफ वुड बता दो। तो वो वैल्यू ऑफ वुड बता देगा, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि वो कितने लोगों से डील करता होगा। तो कितने लोग उसके पास ऐसे ही वुड भी ले जाते होंगे, तो वो क्या करते होंगे, वो फाइनल गुड की तरह यूज़ कर लेते होंगे, बॉन फायर की तरह यूज़ कर लेते होंगे, कुछ लोग फर्नीचर के लिए यूज़ कर लेते होंगे। तो इसलिए जो CSO के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सीधा सीधा वुड के डिपार्टमेंट से ये पूछ लेते हैं कि भाई आपने कितने में सेल आउट किया, आप बता दो। ठीक है, अब चेयर वाले के पास भी वो पहुंचते हैं, क्योंकि चेयर वाला भी मार्केट में बैठा है। तो वो चेयर वाले के पास पहुंचते हैं कि वो पूछते हैं कि ये जो आपने चेयर सेल आउट की ये कितने में की, लेकिन आप रॉ मटेरियल का हमें इसमें से प्राइस हटा के बताना, आपने जितने की वुड खरीदी थी आप उसमें से उसको वुड का प्राइस हटा के आप सिर्फ अपनी तरफ से आपने इसमें कितनी वैल्यू डाली है आप वो प्राइस बता दीजिए। उससे क्या होगा आप खुद सोचो, रॉ मटेरियल की वैल्यू तो वहीं ऐड हो गई जहाँ पे CSO ने वुड के इंडस्ट्री से वुड का पूरा मटेरियल लिया था, मतलब मैटर लिया था कि भाई कितने में वुड सेल आउट की। ठीक है, तो बस यही चीज़ है कि अगर हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को हटाते जाते हैं और सिर्फ नेशनल इनकम में हम फाइनल गुड की वैल्यू को कैलकुलेट करके, यानी कि वैल्यू एडेड कितना किया इस चीज़ को लेकर हम निकाल लेते हैं नेशनल इनकम। देखो अभी और समझोगे आप, तो इसमें देखो ध्यान से, ये पिक्चर्स में मैंने क्या शो किया है कि वुड वाला जो पर्सन है वो अगर चेयर बना रहा है, ठीक है, तो चेयर वाला जो पर्सन है जब वो आगे अपनी डेटा बताएगा ना, वो वुड का जो वैल्यू है उसको माइनस करके डेटा बताएगा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के थ्रू से के हेल्प से ही आप वैल्यू एडेड समझ जाओगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि मार्केट में कोई भी गुड कितने का बिका। ठीक है, जैसे वो चेयर थी वो कितने की बिकी। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड जो वैल्यू रॉ मटेरियल का प्राइस है उसको हटा देंगे, तो उसको समझो
क्यों हटाया? क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऑलरेडी इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल का वैल्यू भी एडेड होता है और जो हमने खुद से अपनी तरफ से वैल्यू ऐड किया उसका भी वैल्यू एडेड होता है। ठीक है, उसकी हेल्प से इन दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तब जाके हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। अगर मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका मतलब होता है कितने में बेची कोई चीज़। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब ये हुआ। ठीक है, यानी कि एक फर्म है, उसकी सेल्स की जो वैल्यू है वो, या फिर सेल्स की वैल्यू की जगह दूसरे फॉर्म में भी आपके पास पॉइंट आ गया, वो ये कि किसी भी गुड जो भी मार्केट में आपने जैसे 10 चेयर बेची और एक एक चेयर का प्राइस है 50 रुपीज़, तो आप क्या करोगे, वही 50 रुपीज़ इंटू 10 चेयर यानी कि 500 आ गया आपका आंसर। तो ये वही है, सेल्स आ गई। तो सेल्स को ही अलग अलग पार्ट में अगर हमने टुकड़ों में तोड़ा तो हमारे पास अलग अलग नाम आ सकते हैं या अलग अलग वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्म आ सकता है। तो उसको हम सेल्स भी बोल सकते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी बोल सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री क्यों? क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 चेयर बनाई तो 10 की 10 सेल आउट हो गई, तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी लोगे। ठीक है, और लास्टली आप ये भी बोल सकते हो कि डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। हो सकता है आपकी इंडस्ट्री, आप अपने आप में इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो कि आपके यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती हैं चीज़ों को की, तो आपने इंडिया में जितनी सेल की है प्लस आपने बाहर जितनी सेल की है, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि कितने में बेची गई है ये चीज़। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब कितने में खरीदा, मतलब रॉ मटेरियल को कितने में खरीदा, यानी कि रॉ मटेरियल बोल सकते हो या फिर परचेज ऑफ इनपुट्स या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोल सकते हो। डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इम्पोर्ट बोल सकते हो इसका दूसरा नाम। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया कि आपने रॉ मटेरियल कितने में ख़रीदा, डोमेस्टिक कंजम्पशन उसका एक नाम हो गया, और ऐसे ही आपने इंपोर्ट रॉ मटेरियल कहाँ से इंपोर्ट किया, आप हो सकता है आप बाहर से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, तो आपने डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट ऐड किया तो आपके पास वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गई। और भी हम इसको अगर हम ध्यान दें तो एक चीज़ और, ये जो इनपुट है ना, परचेज ऑफ इनपुट हमने बोला, तो इसमें वो सारे इनपुट आते हैं अदर देन फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को छोड़कर हम यहाँ पर बाकी के सारे इनपुट्स लेते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में कभी भी इन इनपुट्स को नहीं इंक्लूड किया जाता। ठीक है, अब देखो देखो ध्यान से, सिर्फ नोट डाउन करते चलो, आराम से चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो क्या है, जब वैल्यू एडेड मेथड को मैं बहुत एक बार में समझाती हूँ इन वन को, क्या मतलब है इसका, अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो। एक इकोनॉमी है, तो एक इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये जो तीनों सेक्टर हैं कुछ ना कुछ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, राइट। तो जिसको हम बोल सकते हैं आउटपुट जनरेट हो रहा है इकोनॉमी में इन तीनों की हेल्प से। ठीक है, अब ध्यान से देखना स्टेप 2 और स्टेप 3। जो आउटपुट बना, उस आउटपुट की वजह से क्या हुआ कि आपने उस पूरे आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू हटा दी। ठीक है, तो उसकी हेल्प से आपको क्या मिल गया, आपको सीधे सीधे ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गई आपके पास, राइट। आपने क्या किया, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट लिया, उसमें से रॉ मटेरियल की प्राइस हटा दी और आपके पास आ गया सीधा सीधा ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब इसको समझो ध्यान से, ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया तो अब आप इसके थ्रू सीधे सीधे नेशनल इनकम से पहुंच सकते हो। ये आपने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि कैसे कन्वर्जन करते हैं हम एक एग्रीगेट का दूसरे एग्रीगेट में। तो हमारे पास अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गई तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो कि एट एमपी, कभी भी ध्यान रखना वैल्यू एडेड मेथड में जो हम आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी हेल्प से जो ग्रॉस वैल्यू एडेड आता है वो मार्केट प्राइस पे आता है। ठीक है, अब GVI एट एमपी आ गया, यानी कि इसी को हम GDP एट एमपी भी बोलते हैं। तो बस GDP एट एमपी को आप कन्वर्ट कर सकते हो सीधे सीधे NNP एट FC पे। कैसे? आप जब डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा NDP एट MP, राइट। जब NDP एट MP में आप NFIA को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा NNP एट MP, और NNP एट MP में से जब आप NIT माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा NNP एट FC, राइट। ये बहुत अच्छे से हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देखिए वैल्यू एडेड मेथड एक ही बार में हमारा क्लियर हो गया। कॉपी में आप कैसे लिखोगे, कॉपी में सीधा सीधा लिखो कि भाई जितनी भी हमारी तीनों सेक्टर्स की हेल्प से जो आउटपुट बनता है हमारी इकोनॉमी में, उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें से हम माइनस कर देते हैं रॉ मटेरियल का प्राइस।
रॉ मटेरियल का प्राइस जब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है जीडीपी एट एमपी। और फिर आप ये यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाते जाओगे कि जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जिसकी हेल्प से एनडीपी एट एमपी पे पहुँचेंगे। उसके बाद हम एनएफआई ऐड करेंगे, जिसकी हेल्प से एनएनपी एट एमपी पे पहुँचेंगे। और फिर एनआईटी को लेस करके हम एनएनपी एट एफसी यानी कि नेशनल इनकम के पहुँच जाएंगे, राइट। तो वो आपके लिए कॉपी में नोट डाउन करने के लिए एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, ये हो गया, हमने वैल्यू ऑफ एडेड मेथड को एक गो में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने से पहले हमने पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ लिया। अब आपको अगर इस चैनल से या इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। थैंक यू।